हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th की जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है वाटर रिसोर्स। तो एट द बिगिनिंग हम आपको ये जो बातचीत दिखाई दे रही है, जो कन्वर्सेशन दिखाई दे रहा है, इसमें इन्होंने बताया है कि वाटर को किस किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने टीवी की न्यूज़ देखी है तो देखा होगा कि आसाम में बाढ़ आ रहा है और ये कहता है कि कितना तबाही मचा देता है नदी। ठीक है, नदी हमारी जिंदगी, हमारे लिए पानी जो है वो जीवन देने का भी काम करती है और लेने का भी काम कर देती है। देखिए, वाटर कैन गिव लाइफ एंड टेक लाइफ एज वेल, राइट। तो पानी हमें जीवन देता भी है और ले भी लेता है। इसी तरह यहाँ देखिए, वाटर नीड वाटर टू ड्रिंक, कुक, फूड, वॉश क्लोथ्स, वॉश आवर सेल्फ एज वेल, मतलब खुद नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। ठीक है, इवन वो कहता है कि हमारे पापा जो है जिस फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ मशीनों को ठंडा करने के लिए भी पानी का इस्तेमाल होता है। साथ ही जो बिजली उस फैक्ट्री में आती है वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से आती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का मतलब है कि एक मान लो कि ये रिवर है, तो रिवर के ऊपर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक डैम बना देते हैं, यानी कि बांध बना देते हैं, और फिर पानी को जाने का जो रास्ता है, पानी का जो फ्लो है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, और पानी के फ्लो को हम कंट्रोल करते हैं और अपने तरीके से इसमें कुछ ऐसे मोटर लगा दिए जाते हैं, ऐसे टरबाइन लगा दिए जाते हैं जिनके घूमने पर वाटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी खुद पहले तो वो वाटर के थ्रू आ रही है, फिर वाटर का ही इस्तेमाल हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, मशीनरी को ठंडा करने के लिए। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि वाटर के अनलिमिटेड यूजेज हैं, हमारे पास ढेर सारी यूज़ है, हम बहुत तरह से यूज करते हैं। और आपको आई होप कि अच्छी से पता होगा कि 3/4 मतलब पूरे अर्थ का 3% लगभग 70% क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर है। सिर्फ और सिर्फ वाटर है। वाटर को एक और टर्म यूज़ किया जाता है वाटर को डिनोट करने के लिए, उसको कहते हैं हम इसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। ओके, क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। तो ये बात भी याद रखिएगा। अभी हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी। पहला तो वाटर का यूज़, दूसरा कितना अवेलेबल है, 3/4। ठीक है, इतना पृथ्वी पे है, बट हमारे लिए कितना है, स्पेशली जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कितना है। ये तो सबसे सोचने वाली बात है कि इस 3/4 का, मान लो कि इस 3 पर को हम 100% कहते हैं, तो इसमें से सिर्फ 3% हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर है। इसमें से भी 2% तो सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर पे पत्थर बन के बैठा है, मतलब बर्फ़ बन के। ओके, तो हमारे पास 1% पानी है, उसमें से भी कुछ पोल्यूटेड है, कुछ कहीं ग्राउंड वाटर के रूप में है, कुछ नदियों के रूप में है और अलग अलग रूप में। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। लिखा है कि अर्थ का ज़्यादातर सरफेस सिर्फ पानी से कवर है, लेकिन हमारे पास स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इस अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर, मतलब हम तो फ्रेश वाटर ही पीते हैं, तो फ्रेश वाटर जो है वो बहुत कम है उसका। ठीक है, दिस फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर दैट इज कंटिन्यूअसली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। देखिए, रिन्यू का मतलब क्या है कि बारिश ऊपर से हुई, ठीक है, रेन हुआ, ज़मीन पे गिरा, ज़मीन के भीतर गया, ठीक है, और फिर यहाँ से सनलाइट ने क्या किया कि इस धरती के नीचे के पानी को वेपराइज किया और फिर से इसे ऊपर भेज दिया, और ये फिर ऊपर गया, ऊपर यहाँ ये क्लाउड बना और फिर से नीचे आया, और ये फिर से हीट होकर ऊपर जाएगा, क्लाउड बनेगा, फिर नीचे आएगा। तो इसे
हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। ठीक है, ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग दैट वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, you might wonder that if 3/4 of water is covered with water and water is renewable resource, then how is it that countries and regions around the globe suffer from water scarcity? मतलब सोचने की बात है ना कि पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पानी ही है, फिर भी पानी की कमी होती है। क्यों? क्योंकि हम समुद्र का पानी पी नहीं सकते और बहुत सारे कामों में भी नहीं ले सकते, उससे हम नहा भी नहीं सकते। तो दिक्कत यही है कि समुद्र के पानी से हमें तो चाहिए फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर उतना थोड़ी है जितना हमें चाहिए। ठीक है, देखो लिखा है नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी। 2 बिलियन लोगों के पास तो पानी है ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कि उस वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो देखिए वाटर स्कार्सिटी का मतलब है कमी। ठीक है, तो पानी की कमी कहाँ कहाँ है और हमें पानी को बचाने की ज़रूरत क्यों है, संरक्षण की ज़रूरत क्यों है, वो भी देखते हैं। जब पानी के कमी की बात होती है तो हमें लगता है कि हाँ कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ बारिश कम होती है। ठीक है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, इस तरफ के इलाके। लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ सूखा पड़ जाता है। ठीक है, वी इंस्टेंटनेसली विजुअलाइज द डिज़र्ट ऑफ राजस्थान। है ना, राजस्थान में मान लो जहाँ बारिश होती नहीं है और मटका लेकर महिलाएं इधर उधर, ये यहाँ देखो, यहाँ ये जो महिला है सबसे ऊपर ही दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये जो ड्राइंग है इसमें एक लेडी है जो क्या लेके जा रही है, 2 मटका लेकर जा रही हैं। मटका मतलब एक मिट्टी का बर्तन होता है, तो ये मटका लेकर जा रही हैं। और दोनों में मैं राजस्थान की अगर बात करें तो ज़्यादातर में सिर्फ पानी ही ऐसे ढोया जाता है। ठीक है, इसी में स्टोर करके भी रखा जाता है। इसमें पानी स्टोर करने के बहुत से फ़ायदे हैं, पानी ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है। तो अब आपको एक बात तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पानी जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन। देखिए ओवर एक्सप्लॉइटेशन शब्द का बहुत जगह यूज किया जाता है, और ओवर एक्सप्लॉइटेशन शब्द का मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा भी है एक्सेसिव यूज़। अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, मतलब किसी के पास ज़्यादा एक्सेस है, किसी के पास कम, अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ओके, तो अलग अलग ग्रुप्स के बाद अलग अलग लेवल का पानी एक्सेस करने की पावर होती है। वेयर इज देन वाटर स्कार्सिटी लाइक टू ओकर, एज यू हैव रीड इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम पर्सिपिटेशन। मतलब बरसात के पानी से हम डायरेक्ट फ्रेश वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर, मतलब अगर नदी बह रही है तो वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर नदी मान लो नहीं बह रही है तो आप हैंडपम्प लगाकर, आपने देखा होगा ना, ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, वेल होता है, कुआं, टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, जहाँ से आदमी पानी इजीली ऑब्टेन कर सकता है। इट इज़ पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्स बट इट इज़ स्टिल फेसिंग, मतलब अवेलेबल पानी होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि उस इलाके में पानी की कमी महसूस हो, क्योंकि पीने के पानी में और वाटर जो अवेलेबल है उन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, ये देखो आप। ठीक है, वाटर 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 एवरीवेयर वाटर, नॉट अ ड्रिंक ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब पानी अवेलेबल है चारों तरफ, सिर्फ बाढ़ में पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। ठीक है, और ये सीन कोलकाता का है। ओके, देखो
अब यहीं कश्मीर में जब बाढ़ आया, मतलब भूकंप आया था, तब देखो कश्मीरी अर्थक्वेक सर्वाइवर कैरीज वाटर इन द स्नो इन अ डिवास्टेटेड फ्लैट। तो इतनी बर्फ़ में भी पानी आपको चाहिए, पानी तो पीना ही पड़ेगा। तो पानी आप देखो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं लोग पानी के लिए, कितनी लंबी लाइन है, दिखाई दे रही है ना। ये इज़राइल का है, ठीक है। तो यही इम्पैक्ट पड़ता है सही मायने में अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग तरह का, ठीक है। A large population require more water not only for domestic use but also to produce more foods। मतलब जब पॉपुलेशन बड़ी हो, ठीक है, पॉपुलेशन बड़ी हो तो आपको पानी ज़्यादा चाहिए। पानी ज़्यादा सिर्फ पीने के लिए, नहाने के लिए नहीं चाहिए, आपको खेती करने के लिए, ठीक है। हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसको आपको इरिगेट भी तो करना पड़ेगा ना, सिंचाई भी तो करनी पड़ेगी आपको। वाटर रिसोर्स आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपांड इरिगेटेड एरिया फॉर ड्राई सीजन्स, ठीक है। और ज़्यादा यूज कब होता है, जब बारिश नहीं होती है तो इरिगेशन पे ज़्यादा पानी यूज होता है। और तब पानी कहाँ से यूज होता है, ग्राउंड वाटर यूज होता है। और ग्राउंड वाटर का ज़रूरत से ज़्यादा यूज करना मतलब ड्राई वाटर, नीचे का पानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। तो जब हम नीचे ग्राउंड वाटर का यूज़ इरिगेशन के लिए करते हैं तो पानी का बहुत ज़्यादा यूज होता है, और पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी होता है जब एक प्रॉपर वे में इरिगेशन नहीं की जाती है। वो इरिगेशन के भी कई सारे रास्ते हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है और भी बहुत सारे तरह के स्मार्ट इरिगेशन चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में हम फिर कभी और देखेंगे। बट नाउ इट इज़ नीडेड टू रेवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स। मतलब हमें कुछ ऐसे टेक्निक्स सीखने होंगे जिससे सूखे इलाकों में भी हम अच्छी खेती कर सकें, और हमें कुछ ऐसे सीड्स चाहिए, ऐसे बीज चाहिए, ऐसे क्रॉप्स उगाने होंगे जिनको बहुत ही कम पानी में अच्छी फसल दे सके। समझ में आया? अब अगर आपके खुद का कुआं है तो आप सोचते हो कि कुएं से जितना भी पानी निकालो, पानी तो हमारा है। बट प्रॉब्लम इससे ये होता है कि पूरा आसपास का पूरा इलाका ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा आपके सिर्फ अगर ओवर एक्सप्लॉइटेशंस करोगे तो, ठीक है। लिख रहा है ऑन वेल्स, खुद का कुआं या ट्यूबवेल है, ठीक है, अगर आपके फार्म में, तो इससे क्या होता है, इरिगेशन टू इंक्रीज, आप पूरा बिना सोचे समझे पूरा पानी इस्तेमाल करते हो। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा, ये हम नहीं सोचते हैं। इससे होता यह है कि पूरा वाटर का ग्राउंड लेवल ख़त्म हो जाता है। मतलब कि मान लो कि ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, आपका कुआं यहाँ है और ग्राउंड वाटर ये है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से पानी निकाल रहे हो तो अगर यहाँ पानी निकलेगा तो यहाँ का पानी भी तो इसमें आएगा इस जगह को फिल करने के लिए, और धीरे धीरे क्या होगा, वाटर लेवल कम होता जाएगा। तो सिर्फ आपकी वजह से आस पड़ोस का भी ग्राउंड वाटर ख़त्म हो सकता है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ ना, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बिठाई गई, उद्योगीकरण हुआ, मतलब बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई गई, अर्बनाइजेशन हुआ, बहुत सारे शहर बने नए नए, ठीक है। तो जब ऐसे नए नए शहर बने तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, ढेर सारे अवसर क्रिएट हुए। टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस आर एज कॉमन प्लेस एज द इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ मैनी एमएनसी। आज बहुत बड़े बड़े एमएनसी है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव मेड मैटर वर्स बाई एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्स। तो जब ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी, तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा फ्रेश वाटर का इस्तेमाल किया।
देखो इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजर ऑफ वाटर, ये क्या है, बहुत ज़्यादा हैवी यूजर हैं वाटर के, बहुत ज़्यादा यूज करती हैं। ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम, ठीक है, मतलब इनको क्या चाहिए, पावर चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मच ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हमने चैप्टर के एकदम बिगिनिंग में ही देखा था कि नदी के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाए जाते हैं, उन्हीं से इसको पावर मिलती है, ठीक है। मशीन में भी पानी और मशीन को चलाने के लिए भी पानी। टुडे इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेट 22% ऑफ द टोटल इल, मतलब 22% पावर जो है, 22% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सिर्फ नदियाँ प्रोड्यूस करती हैं, हम पानी से प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के थ्रू, ठीक है। Moreover, multiplying urban centers with large and dense population and urban lifestyle have not only added to water and energy requirement but have further aggravated the problem। मतलब हम आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, ठीक है, हर चीज़ के लिए, नहाने के लिए हमें पूरा स्विमिंग पूल चाहिए, ठीक है ना, कपड़े धोने हैं तो वॉशिंग मशीन में धोने हैं, मतलब हर चीज़ के लिए हम ज़्यादा पानी यूज कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। इफ़ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटी और कॉलोनीज इन द सिटीज़, यू वुड फाइंड दैट मोस्ट ऑफ दिस हैव देयर ऑन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस टू मीट देयर वाटर नीड्स। मतलब जितने भी बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ वगैरह हैं उन सब के पास अपने पंपिंग डिवाइसेस हैं, मोटर हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर से पानी निकाल लिया जाता है। लेकिन आप खुद सोच कर देखो कि कितना यूज होता होगा कॉलोनीज वगैरह में, कितना ज़्यादा यूज होता होगा, ठीक है, जिससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाता है। सो वाटर फार वी हैव फोकस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी। क्वांटिटेटिव मतलब हम क्वांटिटी ही ख़त्म कर दे रहे हैं। वहाँ पहले वाटर था, ठीक है, किसी जगह पर वाटर था, लेकिन अब वो वाटर लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। पहले यहाँ था, अब यहाँ है, और कुछ समय में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बट ये तो क्वांटिटी है कि 10 लीटर था, 2 लीटर बचा है, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव है। अब हम देखते हैं कि बट द एरिया स्टिल सफर्स फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, मतलब पानी अवेलेबल है, सफिशिएंट अवेलेबल है, यहाँ तक कि बाढ़ आ चुकी है, लेकिन फिर भी वहाँ पानी नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है। दिस स्कार्सिटी में बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। समझ में आया कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये पानी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम पी नहीं सकते। लेटरली देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग कंसर्न दैट इवन इफ देयर इज अ एम्पल वाटर टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, मच ऑफ इट मे बी पोल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो हम जो भी यूज कर रहे हैं उस पानी को हम क्या कर दे रहे हैं, पोल्यूट कर दे रहे हैं, प्रदूषित कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पानी हम पी नहीं सकते या कोई यूज नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें इंडस्ट्रीज से निकला हुआ कचरा, केमिकल्स, कीटनाशक, खाद और मतलब खाद वगैरह जो होती हैं, अलग अलग तरह के कीटनाशक वगैरह होते हैं, इन सब में बहुत से ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो अच्छे नहीं होते, नुकसानदेह होते हैं इंसानों के लिए, ठीक है। इंडियाज़ रिवर, इंडिया की नदियाँ स्पेशली जो बहुत छोटी हैं वो क्या हो गई हैं, जहरीली हो गई हैं। एंड इवन द बिग वन लाइक द गंगा एंड यमुना, और गंगा और यमुना के बारे में तो मतलब क्या बताएं, आप न्यूज़ में सुनते ही होंगे कि अब ये गंगा नदी गंदा नदी हो गई है एक तरह से कहा जाए तो। फिर भी गंगा को साफ़ करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इससे हमें कुछ सुधार देखने को मिले। हाँ, लॉकडाउन का कुछ सुधार सुनने में तो मुझे जहाँ तक न्यूज़ के अनुसार सुनने में मिला था कि काफ़ी अच्छे परिणाम आए, उससे काफ़ी नदियों को राहत मिली है, काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए
You may have already realized that the need of the hour is to conserve and manage our water. देखिए, कंजर्व मतलब बचाना, ठीक है, और मैनेज मतलब कम में ही उस चीज़ को प्रॉपरली यूज कर पाना। टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ, अगर हमें खुद को बचाना है, हमें एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है, अपनी हेल्थ को बचाना है, तो हमें क्या करना होगा? एंश्योर फूड सिक्योरिटी, continuation of our livelihood and productive activity, and also to prevent degradation of our natural ecosystem. तो हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको बचा के रखना पड़ेगा। हम अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा यूज करते हैं, याद रखिए, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स विल इम्पोवरिश दिस रिसोर्स एंड कॉज इकोलॉजिकल क्राइसिस दैट मे हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। तो अगर हम नहीं समझते हैं और हम इसी तरह से मिस मैनेजमेंट करेंगे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे पानी का, तो ये हमारे लिए बहुत बुरा प्रभाव करेगा फ्यूचर में। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो रिवर पे प्रोजेक्ट्स क्या हैं और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ये देखते हैं। But how do we conserve and manage water? Archaeological and historical records shows that from ancient time we have been constructing sophisticated hydraulic structures like dams built of stone, rubble, reservoirs or lakes, embankment and canals for irrigation, ठीक है। मतलब देखिए कि हम अलग अलग कैनाल बना रहे हैं, अलग अलग रिजर्वोयर और लेक्स बना रहे हैं, जिससे हम क्या कर सकें? इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकें। साथ ही साथ यहाँ कुछ ऐसे मशीनरीज भी लगे होते हैं जिससे थोड़ा सा पानी साफ होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। इन द 1st century BC, श्री Gavirapura near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the flood water of the river Ganga. During the time of Chandragupta Maurya के समय पे dams, lakes and irrigation system were extensively built. तो इसी समय से देखो irrigation system के लिए बांध वगैरह बनाए जा रहे हैं, ठीक है। एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, मतलब कलिंग से लेकर नागार्जुना कोंडा तक हर जगह आपको इसके सबूत देखने को मिल जाएंगे कि हम एंशिएंट टाइम से ही क्या कर रहे हैं? वाटर रिसोर्स यूज कर रहे हैं, ओके। इलेवेंथ सेंचुरी में, 11वीं शताब्दी में भोपाल में बनी एक लेक उस समय की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक थी, ठीक है। 14th सेंचुरी में द टैंक ऑफ हौज खास दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू सीरी फोर्ट एरिया, मतलब सीरी फोर्ट एरिया में पानी भेजने के लिए हौज खास में बनाया गया इल्तुतमिश द्वारा एक और नया डैम। तो आप ये देखो डैम्स बने किस तरह से, ठीक है। देखो व्हाट आर डैम्स, डैम्स आखिर है क्या और ये कैसे हेल्प करते हैं पानी को कंजर्व यानी कि बचाने में और मैनेज करने में। डैम्स वी ट्रेडिशनली बिल्ड टू इम्पाउंड रिवर एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज लेटर टू इरीगेशन एग्रीकल्चरल फील्ड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना कि मतलब बहती हुई एक नदी है, तो हम नदी को बांध डैम बना देते हैं, और इस डैम का काम क्या होता है कि इस इलाके में पानी को स्टोर किया जाता है, और इस इलाके को आर्टिफिशियल आप लेक कह सकते हो। इस इलाके पर पानी स्टोर होता है, और जब गर्मियों के दिनों में पानी की कमी होती है तब यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू किया जाता है, ताकि गर्मियों के सीजन में भी हमारे पास पानी अवेलेबल रहे और फार्मर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशन। तो आजकल जो है सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं बनता है डैम, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होती है और पानी की सप्लाई होती है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए, तो सबका काम हो जाता है। साथ ही साथ इससे बाढ़ को भी कंट्रोल किया जाता है। रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन, ठीक है, एंड फिश ब्रीडिंग, तो इन सब कामों के लिए होता है। हैंस डैम्स आर नाउ रिफर्ड टू एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। इसीलिए आजकल डैम्स को क्या कहा जाता है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। एक पर्पस नहीं होता, पर्पस बहुत सारे हो जाते हैं। वेयर द मैनी यूजेज ऑफ दिस एम्पाउंडेड वाटर आर इंटीग्रेटेड विथ वन अदर। फॉर एग्जाम्पल सतलज ब्यास रिवर बेसिन, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट वाटर, आपने नाम तो सुना ही होगा भाखरा नांगल प्रोजेक्ट के बारे में एटलीस्ट। ये क्या है, ये एक हाइडल पावर प्रोडक्शन है और इरिगेशन है, मतलब यहाँ से बिजली भी बनती है और यहाँ से पानी जो है इरिगेशन के लिए भी जाता है। साथ ही साथ सेम ऐसा ही एक हीराकुंड प्रोजेक्ट है जो महानदी बेसिन पर बना है, और ये भी क्या करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर विथ फ्लड कंट्रोल। तो आपको सिर्फ ये याद रखना होगा कि अगर आपसे कोई पूछे तो आपको दो चीज़ें याद रखनी चाहिए। भाखरा नांगल प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ बना हुआ है, सतलज और ब्यास नदी पर, ठीक है, और हीराकुंड प्रोजेक्ट है महानदी पर। यहाँ तक याद रहेगा आपको। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच वेयर thought of as the vehicle and would lead the nation of development and progress, overcoming the handicap of its colonial past. Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dams as the temples of modern India. तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये जो डैम्स हैं ये मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आज हमारे पास सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी है पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो पावर को हमारी पावर को पूरा करता है, पावर की नीड को, और साथ ही साथ हमें ज़रूरत थी वाटर की। तो वाटर की इरिगेशन को भी ये मान लो किसी इलाके में बारिश नहीं हुई है तो उस इलाके के लिए हम डैम्स बना सकते हैं, सॉरी कैनाल बना सकते हैं, कैनाल्स के थ्रू हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। तो इस वजह से, क्योंकि डैम्स की वजह से बहुत सारे गरीबों का भला होता, इस वजह से जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि डैम जो है ये क्या है, मंदिर है, ठीक है। अ डैम इज बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट, डायरेक्ट्स और रिटार्ड द फ्लो, often creating a reservoir, lake or impoundment. Dam refers to the reservoir rather than the structure. मतलब डैम क्या करता है कि एक बैरियर करता है, पानी के बहाव को रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है और उसको अलग अलग दिशा देता है, ठीक है। कितना बहना है, कब बहना है, ये कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो डैम्स के स्ट्रक्चर को बेसिस मानकर हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पर्पस ऑफ हाइट, मतलब कितनी हाइट है, वो किस तरह से बना हुआ है और कैसा मटेरियल यूज हुआ है, इन चीज़ों पर डैम क्लासिफाई होता है, डिवाइड होता है। डैम आर क्लासिफाइड एज टिम्बर डैम। टिम्बर डैम का मतलब, टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, तो डैम जो लकड़ी से बना हुआ हो। एम्बैंकमेंट डैम्स और मसोनरी डैम्स। तो एम्बैंकमेंट डैम क्या है, विथ सेवरल सब टाइप्स अकॉर्डिंग टू द हाइट डैम्स कैन बी कैटेगराइज एज लार्ज डैम एंड मेजर डैम और अल्टरनेटिव एज लो डैम्स। तो हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हाइट के ऊपर, कि लार्ज डैम, मीडियम डैम और हाई डैम, ठीक है, जैसा जिसका शेप वैसा। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी। वी हैव सोन द क्रॉप्स इन असर, वी विल ब्रिंग भादु इन भाद्र
flood have swollen the Damodar, the sailing boats cannot sail. Oh, Damodar, we fall at your feet, reduce the flood at little. Bhadu will come an year later, let the boat sail on your surface. मतलब देखो यहाँ एक कविता के थ्रू ये एक सॉन्ग है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सॉन्ग इन द दामोदर वैली, ये दामोदर वैली का एक सॉन्ग है जिसमें जो राइटर है वो ये कह रहा है कि भैया आप जो है अपनी बाढ़ को कंट्रोल करो। हमने अपने बीज बो रखे हैं, हमने खेती कर रखी है और वो क्या होगा, वो सब बह जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो बोट हम चला रहे हैं वो बोट चल नहीं पा रही है, तो आप अपना पानी थोड़ा सा कम कर लो। रिड्यूस द फ्लड्स अ लिटिल, जिससे क्या हो, लेट द बोट सेल ऑन योर सरफेस, ताकि हम अपनी नाव आपके सरफेस पर चला सकें, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटिनी एंड अपोजिशन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने पर बहुत सारी जांच पड़ताल करनी पड़ती है और बहुत सारे रीजन्स की वजह से इसे रोका भी जाने लगा है, इसका विरोध भी होने लगा है। क्यों विरोध होने लगा है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, और अदरवाइज़ हम ये सब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे।